बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर-ओ-आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? यह माइक्रोस्कोप की जदीद शक्ल है। यह इलेक्ट्रॉन की बीम को यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करती है, किसी भी जिस्म के इमेज को एनलार्ज करके दिखाती है और इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है किसी जिस्म को उसकी असल जिसामत से 250,000 टाइम्स यानी 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को भी और लेंस को भी हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम पास करवाते हैं। जब ये रोशन हो जाता है तो लेंसेज की मदद से, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कहा जाता है, इसको एनलार्ज करके फोकस करके देखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए, इसकी दो इकसाम हैं। एक को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, एक को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए, ये इस्तेमाल होती है सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए, ये इस्तेमाल होती है सेल की सरफेसेस को स्टडी करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर होती है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/1 लाख मिलीमीटर। आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जहां फायदेमंद है, वहां इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसकी मदद से हम लाइव प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते। वजह यह है कि जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जानदारों का जिंदा रहना मुमकिन नहीं हो पाता है और लाइव प्रोसेसेस को स्टडी करना भी मुमकिन नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तारीख की बात की जाए, तारीख एक दिलचस्प मौजू है। दुनिया में जितनी जिंदा अक़वाम मौजूद हैं, वो अपनी तारीख का मुतालिया करती हैं, तारीख से सबक हासिल करती हैं और ज़वाल याफ्ता कौमों के असबाक हमारे लिए इबरत का बायस हो सकते हैं अगर हम उनका मुतालिया करते हैं। तरक्की याफ्ता कौमों का मुतालिया हमारे लिए रोशन मिसाल बन सकता है अगर हम अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसमें भी तारीख का मुतालिया किया जाता है ताकि पहले से मौजूद साइंसदानों को, उनकी इजादात को, उनकी कंट्रीब्यूशंस यानी खिदमात को पढ़ा और समझा जा सके और बुनियादी इल्म हासिल करने के बाद उसमें जिद्दत पैदा की जा सके। अगर हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें सबसे पहले यूनान के फलसफादान दिखाई देते हैं कि जिन्होंने साइंस पर काम किया। ये वो पहले फलसफादान थे, फिलोसोफर्स थे या साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड का डाटा इकट्ठा किया और इसमें सबसे नुमाया नाम जिस साइंसदान का है वो अरस्तू है। डियर स्टूडेंट्स, अरस्तू को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। इसके बाद जब हम तारीख का मजीद मुतालिया करते हैं, मालूम होता है 17th सेंचुरी तक सेल का कोई वजूद नहीं था। इसका मतलब यह है कि इंसानों के इल्म में नहीं था। अल्लाह ताला ने जब से जानदार बनाए हैं, सेल तो तब से मौजूद है, अलबत्ता इंसानों के इल्म में नहीं था 17th सेंचुरी यानी 17वीं सदी से पहले। लेकिन जब माइक्रोस्कोप बनी और पहली माइक्रोस्कोप बनाई गई रॉबर्ट हुक की तरफ से, उससे पहले हॉलैंड के एक साइंटिस्ट ज़ेकेरियास जेनसन की तरफ से, तो उसके बाद मुताले में बेहतरी पैदा होती चली गई। हमने उस दुनिया से वाकफियत हासिल करना शुरू की जो आम आंख से दिखाई नहीं देती थी। डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला था, 1665 में इसने अपनी खुद साख्ता बनाई हुई माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया
और इस्तेमाल करने के नतीजे में इसने कॉक स्लाइस को लिया। उसको अपनी माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो शहद की मक्खी के छत्ते में मौजूद छोटे छोटे खानों की तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। इन हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स को इसने नाम दिया सेलुलाई का। ये नाम बिगड़ते बिगड़ते जब हम तक पहुंचा तो इसको हम सेल के नाम से डिस्कस करते हैं और समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मुतालिया था रॉबर्ट हुक का, इस मुताले के नतीजे में हमें सेल से मुतल्लिक आगाही हासिल हुई। बिल्कुल ऐसा दिखाई देता था जैसे एक छत्ता है शहद की मक्खियों का, उसमें छोटे छोटे खाने मौजूद हैं। बिल्कुल उससे रिजेम्बलेंस रखने वाले जो खाने थे उन्हें सेलुलाई का नाम दिया और वो सेल कहलाता है। इसके बाद अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो एंटोने वेन लेवनहुक, ये डच नेचुरलिस्ट हैं। नेचुरलिस्ट कहा जाता है उस साइंसदान को जो फितरत का मुतालिया और मुशाहिदा करता है और फितरत का यानी नेचर का एक्सपर्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इसने अपनी माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर का एक ड्रॉप लिया, तालाब के पानी का एक कतरा लिया और इसमें छोटे छोटे हरकत करते हुए जानदार दिखाई दिए जिन्हें एनिमल क्यूलेस का नाम दिया। दरअसल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, खुर्दबीनी जानदार थे जिन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, खुर्दबीन कहा जाता है माइक्रोस्कोप को उर्दू में, और ऐसे जानदार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। इसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, ये एक साइंटिस्ट हैं और 1809 में इन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया, कोई भी जानदार नहीं कहला सकता if it is not made up of cellular tissues। इनका कहना यह था nobody can have life if it is not made up of cellular tissue। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचते पहुंचते सेल से मुतल्लिक आगाही हासिल हो चुकी थी और सेल के कंसेप्ट को वाज़ेह करने के लिए साइंसदान तहकीक में मशगूल थे। रॉबर्ट ब्राउन इंग्लैंड के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे और माहिर नबातात थे। बॉटनिस्ट कहा जाता है नबातात के माहिर को, नबातात कहा जाता है पौधों को। और हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करके आए हैं कि बॉटनी बायो की एक ब्रांच है जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद शलाइडन और शवान, ये दो साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1838 से 1839 के दरमियान इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि खा वो पौधे हों या जानवर हों, उनके जिस्म सेल्स और टिश्यूज के मिलने से बनते हैं। आइए फर्दर साइंटिस्ट की रिसर्च को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रोडल्फ विर्चू 1855 में ये जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे और फिजिशियन कहा जाता है मुआलिज को, जो तबीब होता है, इलाज करता है, हिकमत का इल्म जानता है, उसको फिजिशियन कहा जाता है। और रोडल्फ विर्चू का कहना यह था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जर्मन लैंग्वेज का सेंटेंस है, फिक्रा है। इसका मतलब यह है कि नए सेल सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बन सकते हैं जब पुराने सेल्स मौजूद हों और उनकी डिवीजन का अमल हो। डियर स्टूडेंट्स, इसी तसव्वुर को तजर्बात से साबित करने में अहम किरदार अदा किया लुइस पैस्चर ने। 1862 में
लुईस पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के जरिए से जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चू के कंसेप्ट को सही साबित किया। उस दौर में दो तरह के नजरियात पाए जाते थे, बायोजेनेसिस का नजरिया और ए बायोजेनेसिस का नजरिया। ए बायोजेनेसिस के मानने वालों का कहना था कि जानदार खुद ब खुद वजूद में आते हैं, जबकि बायोजेनेसिस के मानने वालों का कहना था पहले से मौजूद जानदारों से नए जानदार वजूद में आते हैं। रुडोल्फ विर्चू ने इसी से मुतल्लिक बुनियादी तस्वुर पेश किया और लुईस पैस्चर ने तजर्बात के नतीजे में इसको सनद फराहम की, इसको सही साबित किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम तारीख का मुतालिया कर रहे हैं, सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स क्या है सेल थ्योरी के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल थ्योरी के 3 अहम पॉइंट हैं। नंबर 1, यूनिट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदारों के जिस्म में सेल क्या है? बुनियादी इकाई है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of one or more cell। तमाम के तमाम जानदार एक या ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और तीसरा यूनिट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पोस्टुलेट क्या है? न्यू सेल arise from pre-existing सेल। जितने नए सेल हैं पुराने सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी के बारे में बताइए, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर तारीख के मुताले से मुतल्लिक था। आज हमने डिस्कस किया फिलोसोफर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया ग्रीक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में, हमने डिस्कस किया डच साइंटिस्ट के बारे में, हमने डिस्कस किया ब्रिटिश साइंटिस्ट के बारे में, हमने डिस्कस किया जर्मन साइंटिस्ट के बारे में। हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की एंटोनी वेन लीवेनहुक के काम को, रॉबर्ट ब्राउन के काम को, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्ट के काम को, रॉबर्ट हुक के काम को, शलाइडन और शवान के काम को, इसी तरह रुडोल्फ विर्चू और लुईस पैस्चर के काम को। हमने डिस्कस किया सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी को, हमने इनकी डेट्स को डिस्कस किया, हमने इनकी कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया। यहाँ बहुत से अहम सवालात हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का हिस्सा बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। डेट्स को आपने याद करना है, साइंसदानों के नामों को आपने याद करना है। ओमनी सेलुला ई सेलुला एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, किस साइंटिस्ट का तस्वुर था। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है, आज के लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है, समझने के बाद याद करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगा और आप इसको अच्छी तरह से समझने के बाद याद भी करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।